Hi students, your next topic is Planning for Development, Chapter 10, History, India after Independence. Right? प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. अब क्या था, स्टेट्स जो थी, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि स्टेट्स डिवाइड हो गई भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर. ठीक है, लेकिन अब देश के जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं या सब हैं, उनके सामने अपने देश की डेवलपमेंट के लिए उनके सामने एक चैलेंज था कि देश को डेवलप कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप करनी है. तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास की नई योजनाएं बनाना. जो डेवलपमेंट के लिए नई योजनाएं बनाई, प्लानिंग करनी शुरू की. वो कैसे करनी शुरू की, देखिए. लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of the new nation. भारत और भारतीयों को, इंडियंस को गरीबी से आज़ाद कराने के लिए मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस के आधार पर एक भारत को सेट करना, एक नए भारत का निर्माण करना एक बड़ा लक्ष्य था. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव था उनके सामने. ठीक, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत को नए तरीके से सेटअप करना. इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप अ प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने अब एक प्लानिंग कमीशन सेटअप की थी 1950 में. उस आधार पर, योजना आयोग जिसे कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन जिसे कहा जाता है, उसको सेटअप किया, उसको गठन किया गया उसका. देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी. उन्होंने एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कहा जाता है. ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा. Here both the state and the private sector would play an important and complementary roles in increasing production and generating jobs. What especially these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market. How to achieve a balance between the different regions and states was to be defined by the planning कमीशन. देखो, अब मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो था वो तैयार किया गया. अब टॉपिक क्या था कि यहाँ पर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो दोनों ही प्रोडक्शन को बढ़ाने और जॉब्स जो है क्रिएट करने में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ठीक है, किस एरिया में, किस सेक्टर में कौन सी भूमिका निभाएगा, कौन सा रोल अदा करेगा, ये कौन से जो जॉब्स हैं या कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सरकार द्वारा चलाई जाएंगी, कौन सी मार्केट में चाहिए, या कौन जो है ये प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो करेंगे, रोल प्ले करेंगे, या प्राइवेट सेक्टर पे कौन काम करेगा उसके द्वारा लगाया जाएगा. ये सारे सेक्टर्स में उनका आपस में बैलेंस बनाया जाएगा. इन सब को परिभाषित करने के लिए, इन सब को सेटअप करने के लिए, इन आपस में इनका जो तालमेल बना के रखने के लिए क्या काम करेगा योजना का, ये प्लानिंग कमीशन का काम था कि वो ये रोल प्ले करेगा. किसने कौन सा रोल प्ले करना है, कौन सा उद्योग जो है, कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर पे जाएगी, कौन सी जॉइंट सेक्टर पे जाएगी, कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगी, ये सारी चीज़ें. 1956 इन सेकेंड 5-year प्लान वाज फॉर्मुलेटेड. This focused strongly on the development of heavy industries such as steel and on the building of large dams. These sectors would be under the control of the state. This focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. This approach had many strong supporters but also some vocal critics. Some felt critics तक हम आगे चलते हैं. देखिए, ये इसमें क्या था कि 1956 में सेकंड जो था वो 5-year प्लान बनाया गया. इस प्लान में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज और विशाल जो डैम्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड सच एज स्टील एंड द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, ये इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया. और ये जो काम थे ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखे गए.
जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उन पर यह जो जोर दिया गया, यानी जो इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसके ऊपर स्टेट का रखा गया कि स्टेट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देगा। ठीक है, पिछले कुछ डिकेड से जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको ये चीज़ें प्रभावित करती रही, लेकिन इस लेवल पर आके जितने भी सारे जो वो थे ना समर्थक थे, जो गाइड करते थे, जो अप्रोच करते थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स जो थे, वो कुछ तो काफ़ी विरोधी बने, कुछ तो उनको तो वो क्रिटिक्स बन के रहे, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता था कि ये जो प्रणाली शुरू की जाती है जा रही है इसमें खेती के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, यानी इंडस्ट्रीज के ऊपर तो जोर दिया जा रहा है लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इससे रिलेटेड बाद में फिर क्या हुआ, देखो, सम फेल्ट दैट इट हैड टू पुट इन एडेक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये वाकई ही बात सही है कि एग्रीकल्चर अगर अच्छी होगी तो पूरा देश बड़े अच्छे से चलेगा। अदर्स आर्ग्यूड दैट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, अब उनमें से कई ऐसे थे जो प्राइमरी एजुकेशन को कह रहे थे कि निगलेक्ट किया जा रहा है, कुछ एग्रीकल्चर को कह रहे थे। स्टिल अदर्स बिलीव्ड दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब उनमें से कुछ का ध्यान तो ये था कि पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस नहीं, इन एप्लीकेशंस नहीं हो रही। तो महात्मा गांधी की फॉलोअर थी मीरा बहन, जिसने 1949 में साइंस एंड मशीनरी ही मैनकाइंड उसने एक बुक लिखी। उसमें क्या था, ह्यूज रिटर्न्स ऑफ फॉर टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डेजोल्यूशन। उसका कहना ये था कि ये जो साइंस एंड मशीनरी के बारे में जो उसने कुछ समय बाद भारी फायदा हो सकता है इससे, लेकिन आखिरकार क्या होगा कि ये डेजोल्यूशन आएगी, ये तबाही ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने कुदरत का जो नेचर का जो संतुलन है वो बिगाड़ रहे हैं। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर बैलेंस एंड डेवलप आवर लाइव्स विद इन हर लॉज। हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाह रहे हैं, नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो एनवायरमेंटल की बात कर रही है ना, वो कह रही है कि फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए, जंगल काट दिए गए, पेड़ों को काटते चले जाओगे, इंडस्ट्रीज लगाते चले जाओगे, तो आफ्टर ऑल तो बाद में जाके इसका भुगतान हमें देना पड़ेगा ना। तो आज दे भी रहे हैं, बाढ़ आ जाती है, कई जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो आ जाते हैं, पानी की शॉर्टेज होती चली जा रही है डे बाय डे, जो हम उसका भुगतान ही तो दे रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स पता नहीं और कितना भुगतान देंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि ज़िंदगी चलाने के लिए हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से अपनी जीवित रह पाएंगे, अपने जीवन को जी पाएंगे, अगर हम एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देंगे। तो ये सारी बातें किसने कही थी? मीरा बहन, जो गांधी जी की फॉलोवर थी और इंग्लैंड छोड़ के आई थी, और इंग्लैंड वहाँ से हट के उन्होंने कई ऐसे मूवमेंट्स में, नेशनल मूवमेंट्स में भी गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था और वहीं पे आके रहने लग गई थी। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आएगा, हु वाज मीरा बहन। ठीक है, तो लिसन दिस वीडियो एंड राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक।